मित्रों नमस्कार। आज जीएसटी की एक ऐसी समस्या से संबंधित मैटर को लेकर मैं आया हूं जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन अचानक ही हो गई है और ज़्यादा होने लगी है। समस्या क्या है? समस्या बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि जब कि किसी माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रास्ते में ये किसी अथॉरिटी के द्वारा, जीएसटी की किसी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, तो उस समय डिटेंशन के समय में या इसको रोकने पे सेक्शन 129(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अब 129(1) में भी दो क्लॉज हैं, ए और बी। अब अगर ए में करते हैं तो क्या है और बी में करते हैं तो क्या है? तो दोनों में अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि अगर उस माल को जब रोक लिया गया, गाड़ी रोक ली गई, पकड़ लिया गया, तो उसका अगर ऑनर मतलब परचेज़र या सेलर कोई भी सामने आकर के उसके रिप्लाई फाइल करता है तो ए सेक्शन सबसेक्शन ए लगेगी, क्लॉज ए लगेगा। और अगर वो नहीं आता है, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, गाड़ी का मालिक जवाब देता है, तो क्लॉज बी लगेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि अगर ए में है तो जितना उस जो माल है उस पर जीएसटी का जो रेट है उसका डबल, मतलब अगर उसका रेट 5% है तो 10% जमा करा करके वो माल छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर बी में है, ऑर्डर जो है बी में पास किया गया है, तो टोटल वैल्यू, वो माल की जितनी वैल्यू है उतना ही जमा कराना पड़ेगा, तभी वो माल छूट सकता है। तो अथॉरिटीज़ जो हैं वो जानबूझ करके कहिए, हैरेसमेंट पर्पज़ से कहिए, कलेक्शन बढ़ाने के पर्पज़ से कहिए, वो सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो 129(1) सब क्लॉज बी में जो है वो ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो कि एक समस्या का बहुत बड़ा कारण बन गया। अब कैसे? अगर माल को जिस समय रोका तो उस समय इनवाइस भी मिली और ई वे बिल भी मिला। अब जिसकी इनवाइस है, सेलर है, वो सामने आकर के कह रहा है कि साहब ये माल तो मैंने बेचा है और इसमें ये कमी है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो ऑनर क्लियर हो गया। लेकिन नहीं, वो क्या कहते हैं कि साहब यहाँ तक आने लगी बात केसेस में कि वो कहते हैं कि साहब आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है प्रॉपर तरीके से, आपने टैक्स जमा नहीं किया है, इवन हमने जांच करवा ली आपकी स्टेट में और आपका जो सेलिंग प्लेस है वो 4थी मंजिल में है, वहाँ पर कोई व्यापार होता हुआ नहीं पाया गया। अरे इन सब कारणों की वजह से हम आपको ऑनर नहीं मानते और हम तो 129(1) सब क्लॉज बी में ही ऑर्डर पास करेंगे। अब बी में ऑर्डर पास करने का मतलब कितना हो गया? टोटल वैल्यू जितनी है उस माल की वो उतने रुपये आप जमा कराइए तभी माल छूटेगा। तो ये एक तरह से ये हैरेसमेंट का कारण बन गया। इसमें ये तो बड़ा प्रश्न उठता है कि अब हम कैसे ये तय हो कि भाई इसका ऑनरशिप कैसे तय करी जाए कि जो जिसका बिल है वो सामने आया खड़ा हुआ है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में एक ऑर्डर हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा और उसमें ये इस समस्या का निदान किया गया। अभी वो ऑर्डर जो है पार्टली है लेकिन उसमें जो मेन थीम थी वो आ गई। तो अब हम सबसे पहले तो ये बताएं, इस पर ये क्लियर कर दें कि इसमें गवर्नमेंट की सर्कुलर है क्या और गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं क्या। तो एक्ट में तो ये व्यवस्था हो गई 129(1)A और 129(B) की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सर्कुलर ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर नंबर है 76/50/2018 जीएसटी और ये 31 दिसंबर 2018 को जारी किया गया। इस सर्कुलर के जो सीरियल नंबर 6 में इस समस्या का निराकरण किया गया है और इस क्या कहा गया है? हु विल बी कंसिडर्ड एज द ऑनर ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 129(1) ऑफ CGST एक्ट। इसको कौन ऑनर माना जाएगा इस एक्ट के तहत, 129(1) के तहत? उसमें क्या लिखा है? इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट इफ द इनवाइस or any other specified document is accompanying the consignment of the goods, then either the consignor or the consignee should be deemed to be the owner। अगर कोई भी इनवाइस है, ई वे बिल है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मौके पे पाया जाता है तो कंसाइनर या कंसाइनी
में से जो भी हो आएगा उसको ऑनर माना जाएगा। इफ़ द इनवाइस और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इज नॉट अकम्पनिंग द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स देन इन सच केसेस द प्रॉपर ऑफिसर शुड डिटरमिन हु शुड बी द डिक्लेयर्ड एज द ऑनर ऑफ द गुड्स। अगर कोई पेपर नहीं पाया जाता है तो वो जो प्रॉपर ऑफिसर है, डिटेन करने वाला, चेक करने वाला, वो ये तय करेगा कि इसका प्रॉपर ये ऑनर कौन है। तो अगर ये बात क्लियर हो गई, ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है और सर्कुलर से गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर बिल है और उसके ई वे बिल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसके तहत उसमें जो डिक्लेयर जिसका वो डॉक्यूमेंट है वो सामने आ रहा है तो उसको ऑनर माना जाएगा। और ऑनर माना जाएगा तो उसकी कार्रवाई 129(1) सब क्लॉज ए में की जाएगी और ए में की जाएगी तो उससे टैक्स का 2 गुना लिया जाएगा और उसको माल को रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि चाहे वो आ गया जिसका डॉक्यूमेंट है, तो इस एग्जाम्पल के लिए एक मैटर बना। ये मैटर आया सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने और ये इसमें ये मैटर है यार्नवे वर्सेस कमिश्नर कमर्शियल टैक्स एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 876 ऑफ 2022। तो इसी साल का ये एक मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया। अब मैं इसके थोड़े से फैक्ट्स बताता हूँ। इसके फैक्ट्स ये हैं कि ये इसमें माल सुपारी था और इसको जब डिटेन किया गया तो इनका ये जो अपीलेंट हैं यार्नवे, इनका इनवाइस मिला और ई वे बिल मिला। तो अथॉरिटी ने इसको चेक करने के बाद माल की क्वांटिटी भी सही मिली, लेकिन इसको इस आधार पे कि जो यार्नवे कलकत्ता की फर्म है इनकी जांच करवा ली, वहाँ गाड़ी इधर रोकी और वहाँ पे जांच करवाई और जांच करवा के कहा कि साहब इनके यहाँ बिजनेस होता हुआ नहीं पाया गया। इनके यहाँ इससे ये पता चलता है कि इन्होंने ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं और इनके रिटर्न भी प्रॉपर फाइल नहीं हुए हैं और इन्होंने जो टैक्स जमा किया है उसमें भी कुछ कमी है। लिहाजा जो है इनके आड़ में कोई और ऑनर है, जो ऑनर सामने खड़ा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि इसकी आड़ में कोई और इसका ऑनर है, इसलिए ये जवाब दे रहे हैं। शोकाज नोटिस का जवाब भी इन्होंने ही दिया और इन्हीं के नाम से ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि साहब ये ऑनर नहीं है, इसलिए 129(b) में इनका ये सीजर की कार्रवाई की गई और टोटल माल की वैल्यू जो थी वो 50,40,632 इसकी बना दी गई और 50,40,632 रुपये की डिमांड कर दी गई बी में करके। जबकि ये माल के सेलर हैं, ऑनर हैं, सामने आए हैं, जवाब दिया है, अपील करी है। इन्होंने ही फर्स्ट अपील करी सेक्शन 107 में और अपील वालों ने भी यही कहा कि नहीं इन्होंने जो है उन्होंने और इस पर जानकारी ले ली कि साहब इन्होंने परचेज़ कहाँ से किया है, माल परचेज़ भी दिखाइए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक चलती हुई गाड़ी जो कि कलकत्ता से माल लेकर के दिल्ली या आगे जा रही है, उसको आप रास्ते में रोक करके ये कहने लगे कि साहब आपने परचेज़ दिखाइए, कि अपना रिटर्न फाइल का प्रूफ दीजिए, कि टैक्स जमा का प्रूफ दीजिए, कि बिजनेस होता है नहीं होता। इन सब बातों से क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि उसके पास ई वे बिल भी है और विद इन टाइम वाला ई वे बिल है और इनवाइस भी है। तो ये इस तरह की समस्या सामने बहुत आ रही है और जनरली समस्या को क्रिएट करने के लिए वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ लकूना लगा करके इसमें 129(1) के सब क्लॉज बी में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे कि अब इसकी वजह एक और भी है। 1 जनवरी 2022 से इसमें अमेंडमेंट होने के बाद ये कर दिया गया कि फर्स्ट अपील तभी फाइल होगी जबकि जो अमाउंट है, डिमांडिंग पेनल्टी है, जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है उसका 25% जमा जब तक नहीं होगा, जब तक फर्स्ट अपील नहीं फाइल हो सकती। तो अगर अथॉरिटी ने, सीजिंग अथॉरिटी ने जानबूझ करके गलत तरीके से भी ऑर्डर को गलत रूप से 129(1) में पास कर दिया, टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू की डिमांड कर दी, तो अब उसको चैलेंज करने के लिए पहले उसका 25% तो जमा ही कराना पड़ेगा, तब तो अपील एंटरटेन होगी। तो फर्स्ट अपील में जाने के लिए 25%। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया तो ये माल था सुपारी, तो सुपारी पर रेट ऑफ टैक्स है 5%। तो अगर ये ए में अगर इस पर सेक्शन ए से गवर्न होता है ये केस, क्योंकि वो ऑनर आ गया सामने, जो सेलर है वो सामने आ गया, तो एज़ पर गवर्नमेंट सर्कुलर, तो फिर तो अब ए से ही लागू होगा और ए में 5% के रेट के हिसाब से
10% और 50 लाख रुपए का अगर माल है तो इसमें 10 लाख रुपए की जमा करा करके ये माल छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जाना चाहिए, छोड़ा जाना बिल्कुल यही इसका वे है और कोई नहीं। लेकिन अधिकारी ने क्या किया, उन्होंने इसको 129(1)(b) में कर दिया और इसकी टोटल अमाउंट 50 लाख की डिमांड कर दी। अब 50 लाख की डिमांड को ख़त्म करने के लिए अपील में गया ये अपीलान, तो फर्स्ट अपील 107 में अपील फाइल करने के लिए उसको 12.5 लाख रुपए तो अपील फाइल करने के लिए जमा करने पड़े, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब कंडीशन है। इस जो अपील में जो फीस ये लगी है, अपील की फ़ीस तो नहीं है लेकिन ये कंडीशन जो लगी है, इसके एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं क्लियर करूँगा कि इसका क्या स्टेटस है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ तो उसको 50 लाख जो इन्होंने मांग लिया, जो कि 10 लाख मांगा जाना चाहिए था, उसकी जगह 50 लाख मांग लिया। अब उसको अपील करने के लिए 12.5 लाख जमा करना पड़ा। तब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको पहली हियरिंग में ही जो कहा वो ये कि इन द मीन वाइल सब्जेक्ट टू द पिटिशनर डिपॉजिटिंग टैक्स एंड 50% of the penalty as well as the furnishing security of the remaining 50% of penalty after adjusting the amount already deposited by the petitioner to the tune of 12,60,158 towards tax and penalty within a period of 2 weeks from today in the prescribed manner and in terms of section 129(1)(a) of UP GST Act 2017 on the valuation disclosed in invoice, the goods and vehicle may be released in forthwith to of the petitioner। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बाकी तो बाद में सुनेंगे काउंटर रिजेंडर के बाद, लेकिन पहले ये कि इसको 129(1) के अंदर इसको में जमा कराना है। तो 129(1) होते ही वो तो आ गया 10 लाख पर, और अपील फाइल करते समय जमा कराया था 12.5 लाख रुपए। तो एकदम इमीडिएटली ये इसको व्यापारी को रिलीफ मिल गई। मित्रों, इस समस्या का मैं समझता हूँ कि निराकरण हो गया होगा। और ज़रा सा सुन करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए। आप लोग अधिकांश कमेंट व्हाट्सएप पर करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं। जो इंडिविजुअली ना करके यूट्यूब पे करिए, तो आपके कमेंट्स से और भी व्यूअर्स जो है वो लाभान्वित होंगे। नमस्कार।